Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of solids and here we go for the lecture. So dear students, अभी तक आपको पता है कि we have read about the सिट्रस स्ट्रेन कर्व। सिट्रस स्ट्रेन कर्व क्या होती है वो हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में। तो वहां से सिट्रस स्ट्रेन कर्व जो है वहां से हमने देखा कि हम कुछ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रॉम द सिट्रस स्ट्रेन कर्व। वन ऑफ द मटेरियल इज डक्टाइल मटेरियल। कि डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है? जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा तो वो डक्टाइल होगा, जिसका प्लास्टिक रीजन कम होगा तो वो ब्रिटल होगा, जिसका सिट्रस स्ट्रेन कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, तगड़ा होगा। आर यू गेटिंग मी? स्लोप मीन tan थीटा, थीटा ज्यादा होगा, tan थीटा ज्यादा होगा। और जब हम वो देखते हैं कि वो tan थीटा क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो आपको पता है कि दैट इज सिंपली अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिसका वो tan थीटा ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो उससे हम ये बात कह सकते हैं कि दैट मटेरियल जिसका ये tan थीटा ज्यादा होगा, दैट मटेरियल हैज मोर इलास्टिसिटी। आर यू गेटिंग मी? अब यहां पर एक और मटेरियल की बात आती है एंड दैट इज कॉल्ड एन इलास्टोमर। इलास्टोमर हम किस मटेरियल को बोल सकते हैं? तो मैं यहां पर एक बात बता दूं कि इसकी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ही डेफिनेशन देंगे, मगर यहां पर एक बात है कि ये हुक्स लॉ, ये जो इलास्टोमर है ये हुक्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करता। मतलब कि यहां पर इस इलास्टोमर मटेरियल में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? मगर इलास्टोमर में इलास्टिसिटी का जो इलास्टिक रीजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जिन मटेरियल्स जो मटेरियल्स हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे बट स्टिल उनके पास इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होगा तो उनको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने टेक्निकल डेफिनेशन दे दी कि जिनका इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होगा बट हुक्स लॉ ओबे नहीं करेंगे तो उन मटेरियल्स को हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। सर हमें एक साधारण लैंग्वेज में या एक सिंपल लैंग्वेज में हमें समझा दीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक मटेरियल को लेता हूं। सपोज मुझे अभी पता नहीं है कि ये कौन सा मटेरियल है, मगर ये होने वाला है कौन सा मटेरियल? इलास्टोमर। तो यहां पर मेरे पास एक मटेरियल है और इसकी लेंथ सपोज 10 मीटर है। समझना मेरी बात, कितनी मीटर? 10 मीटर। ये एक मटेरियल है, मुझे ये पहचानना है क्या ये मटेरियल एक इलास्टोमर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो क्या करना चाहिए कि ताकि हम इसको पहचान ले कि ये एक इलास्टोमर है? आपने कुछ नहीं करना, आपने डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना है। क्योंकि इलास्टिसिटी को पहचानने के लिए आपको पता है कि हर कोई मटेरियल जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा इलास्टिक होता ही है। क्योंकि जब हम उस पर डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन होगी, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो अपनी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहते हैं। तो दैट टेंडेंसी है ये वापस आने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो वही बात मैं यहां पर करता हूं कि एक मटेरियल ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है? सपोज 10 मीटर। इस पे मैं डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। सर कौन सा डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मैं यहां पर टेंसाइल डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं। समझ में आया? मतलब कि खिंचाव कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं मैं इसको। सर इसकी वजह से क्या होगा? नाउ दिस फोर्स जो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज क्लियरली अ डेफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि यहां पर बॉडी डिफॉर्म हो रही है। तो डिफॉर्म मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रही है। तो क्या चेंज हो रहा है? इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। वो कितनी है? 10 मीटर। तो प्रोविजन ये है कि अगर आप इस मटेरियल को टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर। ये बोलता है कि रिपीटेडली अगर आप इसकी लेंथ ट्वाइस कर देंगे, क्या कर देंगे? रिपीटेडली 2-3 बार आप यही करिएगा। मतलब कि ये मेरे पास एक मटेरियल है तो इसकी लेंथ 1 मीटर, मैंने 2 मीटर कर दी, फिर से 2 मीटर कर दी, फिर से 2 मीटर कर दी। रिपीटेडली अगर आप ये चीज करेंगे 10 मीटर, तो मैंने इस पे जो डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, चलो ये कितना पहुंचा? ये पहुंचा। अब इसकी लेंथ जो है सपोज दैट इज नाउ 20 मीटर। तो यहां से साफ साफ ये पता चलता है कि इसकी लेंथ जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हुई है। मतलब कि पहले 10 मीटर थी, अब 20 मीटर
मीटर है। आर गेटिंग मी? अब क्या करते हैं कि यही स्ट्रेन जो आप इसका 100% इंक्रीज लेंथ कर रहे हैं, तो ये कम से कम आपने 2-3 बार करना है। कितनी बार? 2-3 बार रिपीटेडली। जब आप ये एक्सेसिव स्ट्रेन ला रहे हैं, स्ट्रेन ला रहे हैं 2-3 बार, कितना स्ट्रेन ला रहे हैं? कम से कम आपको इसका ट्वाइस स्ट्रेन लाना पड़ेगा। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका ट्वाइस स्ट्रेन लाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर ये जब आप इसको खींच लेंगे, इसकी लेंथ ट्वाइस इंक्रीज हो गई। आर गेटिंग मी? इसकी लेंथ जो है अब वो ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बन गई। तो अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे और ये फिर से वापस अपने 10 मीटर पे आ गई, तो यही आप अगर 2-3 बार करेंगे, ये फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे बैक आ रही है, रिगेन कर रही है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। आर गेटिंग मी? इलास्टोमर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? ये वो वाले मटेरियल्स हैं जिनको हम 2-3 बार रिपीटेडली एक्सेसिव स्ट्रेन लाते हैं, फिर भी वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, तो उन जैसे मटेरियल्स को हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेन ला रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपने इनकी लेंथ कम से कम कितनी बढ़ानी है? 100% इंक्रीज इन इट्स लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मीटर है तो आपने कम से कम कितना स्ट्रेन लाना है? 1 और मीटर, यानी कि 2 मीटर इसकी लेंथ बढ़ानी है। आर गेटिंग मी? वही 2-3 बार करिएगा और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करिएगा। अगर ये फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ यानी कि 1 मीटर पे पहुंचा, तो हम ऐसे मटेरियल्स को नाम देते हैं इलास्टोमर। सर कोई एग्जांपल है इलास्टोमर की? हाँ, बहुत तगड़ी एग्जांपल है, दैट रबर। जो रबर होता है ना, वो इलास्टिक नहीं होता है, उसको हम इलास्टिक नहीं बोलते, क्योंकि आपने पढ़ा है इलास्टिसिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होना चाहिए, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वही ज्यादा इलास्टिक होता है। रबर इज नॉट मोर इलास्टिक, रबर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड इट इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। तो रबर जो होता है ना, ये एक इलास्टोमर होता है। आप अगर यही चीज आप रबर पे करेंगे ना, तो आप ये चीज देख पाएंगे। अगर ये मेरे पास ये मटेरियल रबर है, इसकी लेंथ 10 मीटर है, आप 20 मीटर कर दीजिए, वो अपने 10 मीटर पे वापस आ जाएगा। तो 2-3 बार करिएगा, वो वापस आ जाएगा। उन जैसे मटेरियल्स का नाम देते हैं हम क्या? इलास्टोमर। इतना ही नहीं, रबर ही नहीं, एक और एग्जांपल है, बहुत तगड़ी एग्जांपल, एंड बायोलॉजी स्टूडेंट जो भी होंगे उनके लिए ये बहुत आगे काम आ जाएगा हार्ट अटैक को समझने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज आटा। तो आटा क्या होता है? तो ये आपको पता होगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। आर गेटिंग मी? तो ये एक बड़ी आर्टरी होती है हार्ट पे। आर गेटिंग मी? एंड दिस इज कॉल्ड एज आटा। और ये जो आटा होता है ना, ये भी एक इलास्टोमर होता है। आर गेटिंग मी? तो उसमें एक्सेसिव स्ट्रेन भी आ जाएगा ना, फिर भी वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। ऊपर वाले की ये दया है। आर गेटिंग मी? क्योंकि ये आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ सकता है, वो उतना प्रेशर विथस्टैंड करके, उतना वो स्ट्रेच होके फिर भी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगा। तो वो जो आटा होता है ना, वो भी एक इलास्टोमर ही होता है। आर गेटिंग मी? अगर इनका जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, क्योंकि अब मैंने सारे मटेरियल्स को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से समझा दिया, तो इनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ किस तरह की होगी। तो यहां पर आपको पता है कि यहां से हम स्ट्रेन लेते हैं और यहां पर हम स्ट्रेस लेते हैं। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे किसके लिए? एक इलास्टोमर के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार की आती है। आप समझिएगा कि हाउ इट इज हैपनिंग। देखिएगा यहां पर मैं यहां तक अगर आप देखेंगे स्ट्रेस बहुत कम है, यहां तक। आर यू गेटिंग मी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ये होगा, तो स्ट्रेस इतना ही है। आप देखिए इतने स्ट्रेस में कितना स्ट्रेन आया है, इतना स्ट्रेन आया है। तो इसका मतलब यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल स्ट्रेस देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द स्ट्रेन। तो ऐसी स्थिति किन में होती है? इलास्टोमर्स में होती है। तो इलास्टोमर्स आर सच मटेरियल जिनको हम क्या स्ट्रेच करेंगे रिपीटेडली, कम से कम कितना? ट्वाइस देयर ओरिजिनल लेंथ। तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाते हैं अंडर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसका मतलब है कि इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो दैट इज व्हाई जो इलास्टोमर्स है ये हुकस लॉ ओबे नहीं करते हैं। तो यहां पर अब और 2-3 टर्म्स हैं, उनको भी यहां पर सम अप करेंगे। एंड नाउ द टर्म इज,
यहां पर मैं अब कुछ डेफिनेशन को समझा दूंगा, यहां पर कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं तो वो चीज भी पढ़ लेंगे कि वो क्या होता है। एंड वन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, सर ये क्या चीज होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? तो वो मैं ऐसे समझा दूं आपको। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मटेरियल है, तो ये मेरे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल को मैं क्या सब्जेक्ट करता हूं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं। चलो मैंने यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, यानी कि मैंने स्ट्रेस इसमें लाया। तो जब मैं इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, आपको पता है व्हाट विल हैपन नाउ, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सर इसकी लेंथ तो बढ़ गई, बढ़नी चाहिए क्योंकि हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया, हमने इसकी लेंथ बढ़ाना चाहा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह कि ये जो लेंथ इसकी बढ़ी वो तभी बढ़ी जब आपने टेंसाइल फोर्स यानी कि स्ट्रेस अप्लाई किया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अभी मैं इसको ऐसे पकड़े हुआ हूं तो मैं इसको अब छोड़ दूंगा। किसको छोड़ दिया मैंने? डिफॉर्मिंग फोर्स को। तो जब मैं किसको रिमूव कर दूंगा अब? नाउ ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि जो मैं स्ट्रेस इसमें लाया तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसने क्या किया, इसको डिफॉर्म किया, इसकी लेंथ चेंज कर दी। तो अब मैं उसको रिमूव कर दूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने खींचा तो मैं अभी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दूंगा। व्हाट विल हैपन, तो आपको पता है कि ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे इंस्टेंटली यानी कि एक साथ वापस आ जाएगा। तो ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इंस्टेंटली उसी टाइम, उसी पल पे, उसी क्षण पे क्या होगा कि ये बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगी। ये अगर इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगी। यहां पर स्ट्रेन आया तो उसको मैंने रिमूव कर दिया इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये वापस आ गया। मगर कैसे? इंस्टेंटली। ये बहुत सारे मटेरियल्स में होता है कि वो इंस्टेंटली ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन करते हैं। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको टाइम लगता है, जो डिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा मटेरियल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक गिलास फाइबर। गिलास फाइबर में क्या होता है कि जब आप उसको खींचते हैं तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स से अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म हो गया, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ गई। तो अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया तो वो इंस्टेंटली नहीं आता है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं करता इंस्टेंटली, उसको कुछ टाइम लगता है। वो जो डिले होता है ना, तो द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इस डिले को हम नाम देते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सो व्हाट इज नाउ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? इट इज नथिंग, इट इज द डिले, जो टाइम लगता है, इट इज द डिले इन regaining the original configuration, regaining the original configuration, original configuration को रिगेन करने के लिए जो किसी मटेरियल को डिले लगता है, कुछ टाइम लगता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद अगर वो यकायक अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आया, यानी कि उसको कुछ टाइम लगा, यानी कि उसने कुछ डिले ले लिया, डिले कर दिया, उस डिले का नाम देते हैं हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दे दूं जो आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक नहीं है बट क्लोजर टू परफेक्टली इलास्टिक है। आपको याद होगा वो एग्जाम्पल मैंने दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फर ब्रोंज या कॉटज। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स है, अगर कॉटज या फॉस्फर ब्रोंज होगा ना, उस मटेरियल को जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स से अप्लाई करते हैं वो डिफॉर्म हो जाता है, तो फिर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते वो यकायक वापस आ जाते हैं। तो कुछ इनका जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, यानी कि इनको डिले नहीं लगता, ये जल्दी यकायक वापस आ जाते।
तो सच मटेरियल्स वी यूज इन गैल्वानोमीटर। जो गैल्वानोमीटर्स होते हैं ना, तो वहां पर क्या करते हैं आप एक ट्विस्ट देते हैं। क्या देते हैं? ट्विस्ट। तो उसकी वजह से नीडल आगे चली जाती है, तो वो वापस आनी चाहिए, यकायक वो वापस आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि अगर उसने उसमें डिफॉर्मेशन लेके आया, तो अगर आप अब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे कि वो जल्दी वापस आना चाहिए, तो उसके लिए उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होना चाहिए? बहुत कम। तो सच मटेरियल जिनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम होता है, उनकी एग्जांपल है फॉस्फर ब्रोंज, या आप कॉटेज ले लीजिए। तो इसका मतलब यह कि जो हम गैल्वानोमीटर में जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो कॉटेज का बना होता है, या वो फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है, क्योंकि उनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम है, यानी कि उनको टाइम नहीं लगता, वो इंस्टेंटली वापस आ जाते। बट कुछ ऐसे मटेरियल है जिनकी मैंने एग्जांपल दे दी। फॉर एग्जांपल फाइबर, गिलास फाइबर जो होता है ना, जब हम गिलास फाइबर को लेते हैं ना, तो जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो गिलास फाइबर क्या होता है कि अब हम डेफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो वो वापस आना चाहिए, बिल्कुल आता है वापस, मगर उसको वापस आने में, यानी कि अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करने में उसको कम से कम घंटे लगते हैं, कई घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे लगते हैं। किसको? इस गिलास फाइबर को। तो इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल ऐसे है, वो तो इलास्टिक है, बट उनका जो डिले, उनको बहुत टाइम लगता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने में, तो उस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये चीज, ये कुछ टर्म्स है, इनको याद रखना पड़ेगा। एंड एक और टर्म है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। तो अब ये इलास्टिक फटीग क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं। तो इलास्टिक फटीग तो आपको समझ में आया होगा, जिसको हम बोलते हैं थकान। थक जाता है कोई बंदा, तो वो बाद में क्या बोलता है कि मुझे बहुत फटीग आ गया। आर गेटिंग मी? सो मटेरियल्स में एक फटीग आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग क्या होता है, उसकी बात करेंगे यहां पर। इलास्टिक फटीग, तो अगर इस फटीग की बात करेंगे ना, तो जब कोई थकता है ना, थक जाता है कोई बंदा, तो फिर वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरी अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही, मेरी कुछ स्ट्रेंथ लॉस हो गई है। तो जब उसकी स्ट्रेंथ लॉस होती है ना, उस टाइम एक वर्ड आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फटीग। तो यहां पर मटेरियल की स्ट्रेंथ लॉस होगी, एंड दैट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज इलास्टिक फटीग। सर ये तो समझ में आया कि यहां पर भी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि व्हेन द स्ट्रेंथ गेट्स लॉस्ट, वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू हैव अ फटीग। When the materials lost their strength, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। मगर ये इलास्टिक फटीग कब आएगा, वो अपनी स्ट्रेंथ कब लॉस करेंगे, वो चीज यहां पर पढ़ना है कि इलास्टिक फटीग कब आएगा। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, ये चीज भी तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक मटीरियल लेता हूं, एक वायर लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। तो किसी मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर वगैरह की बनी हुई है, तो उसके बाद आपने ये चीज तो ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में। तो क्या करते हैं आप इसको ऐसे देखिएगा, मैं इस मटेरियल पे सिट्रस अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे किया, तो फिर से ऐसे कर रहा हूं मैं, तो मैं बहुत बार रिपीटेड स्ट्रेन इसमें ला रहा हूं। तो आपने देखा होगा, मैं नहीं काट दूंगा इसको, मुझे पता है कि मेरी ये वायर खराब हो जाएगी, बट आपको पता है कि जब हम रिपीटेड स्ट्रेन लाते हैं ना, रिपीटेड स्ट्रेन, उससे क्या होता है कि ये टूट जाता है, ये अपनी स्ट्रेंथ लॉस करता है। सर ये लॉस क्यों करता है? जब हम रिपीटेड स्ट्रेन ला रहे हैं, रिपीटेड स्ट्रेन, उसकी वजह से एक मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी या अपनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है। उस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को due to repeated strains is known as the elastic fatigue। अब आप बोलेंगे कि सर ये लॉस अपनी स्ट्रेंथ कैसे करता है, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको बॉडी के इस मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा। तो वहां पर आपको पता है कि वहां पर आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे जो हाथ दो है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, जब आप इन पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो रिपीटेड स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो इनके बीच में बॉन्ड होगा, तो आप इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया फिर से कम कर दिया, बढ़ा दिया कम कर दिया, बढ़ा दिया कम कर दिया। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये वीकन हो जाता है। जब ये वीकन हो जाएगा तो उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो आपको पता है कि एक मटेरियल टूट जाएगा। तो दैट इज व्हाई ये इलास्टिक फटीग इसी वजह से आता है। तो इलास्टिक फटीग क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ।
लॉस ऑफ दी स्ट्रेंथ। एक मटेरियल अपनी लॉस स्ट्रेंथ करता है, अपनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है। कब करता है अपनी स्ट्रेंथ लॉस? जब उस पे हम रिपीटेड स्ट्रेन्स लाते हैं, रिपीटेड स्ट्रेन्स लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ऐसे नहीं काटते हैं, उनमें हम रिपीटेड स्ट्रेन्स ला रहे हैं, तो उसकी वजह से वो टूट जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली उसमें इलास्टिक फटीग की वजह से वो टूट जाता है। तो द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन्स मटेरियल्स एंड सच लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज नोन एज द इलास्टिक फटीग। तो यहां पर मैं एक और बात बता दूं आपको कि हम पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो 20-25 या 50 साल के बाद तो यह कहा जाता है कि द ब्रिज इज अनसेफ नाउ। तो अब 20-25 साल के बाद तो बोला जाता है कि ये जो अब ब्रिज है ये अब काबिल कबूल नहीं है, ये अब एक अनसेफ ब्रिज है। तो क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इलास्टिक फटीग। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि उस ब्रिज पे जो लोड आप अप्लाई करते हैं, व्हीकल लोड, तो वो रिपीटेडली आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? तो व्हीक्यूलर मूवमेंट जो होती है उसके ऊपर, या पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो होती है उस पे, तो लोड कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें रिपीटेड स्ट्रेन्स आ जाते हैं उस पुल में। तो ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन्स, आपको पता है कि रिपीटेड स्ट्रेन जब आ जाएगा तो एक मटेरियल अपनी लॉस स्ट्रेंथ करता है, अपनी स्ट्रेंथ को लॉस करता है, तो उस चीज को हम इलास्टिक फटीग बोलते हैं। तो दैट इज व्हाई द ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द इलास्टिक फटीग। क्योंकि उनमें एक फटीग आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक फटीग। आर यू गेटिंग मी? यहां पर एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फाइनल टॉपिक होने वाला है, इसके बाद आपका आखिरी लेक्चर होगा इस प्लेलिस्ट का, तो इंशाल्लाह वो अभी आज ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही सिंपल है, मगर इसके लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट पढ़ाया एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा प्लेलिस्ट, तो वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिया है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो यहां पर मैं लिंक देता हूं, तो वो चीज देखिएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब हम नाम देते हैं ना पोटेंशियल, इलास्टिक तो पता होगा कि जो मटेरियल्स इलास्टिक होंगे तो उनमें इलास्टिसिटी आ जाएगा, तो इलास्टिक की बात मत करिए। यहां पर एक और चीज है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर आप देखेंगे द वर्ड पोटेंशियल मीन्स एक्चुअली स्टोर्ड। जब कोई चीज स्टोर होता है ना तो हम उसको नाम दे सकते हैं, एक सिनोनिम वर्ड यूज कर सकते हैं एंड दैट इज द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? सर पोटेंशियल का मतलब अगर स्टोर हो गया तो इट इज सिंपली स्टोर्ड एनर्जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए एनर्जी कब स्टोर होगी? आर यू गेटिंग मी? तो एनर्जी को स्टोर होने से पहले एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये अब स्टोर हो सकती है। अरे आपने कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया, आपने एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर दी, तो उसके बाद थोड़ी ना बोल देंगे कि ये स्टोर हो गया, ये एनर्जी स्टोर हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि एनर्जी को स्टोर करने का बेस्ट पहला ये चीज है कि आप पहले एनर्जी को ट्रांसफर करिएगा। जब आप एनर्जी को ट्रांसफर करिएगा तो उसके बाद अगर वो एनर्जी वहीं पे रही, हम ये कहेंगे कि दैट एनर्जी गेट स्टोर्ड, तो वी कैन से दैट इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। The first and the foremost thing in the concept of the potential energy is that you have to first transfer the energy. तो क्या चीज है एनर्जी को स्टोर करने का? पहला प्रोविजन ये है कि आप एनर्जी को क्या करिए? पहले ट्रांसफर करिए। तो उसके लिए तो मैंने आपको पढ़ाया है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो फिजिक्स में आप दो तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल मोड एंड अनदर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक मोड। तो मैकेनिकल मोड में कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? तो वहां पर वर्क करते हैं। जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं ना तो हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और अगर थर्मोडायनेमिक की बात करें तो वहां पर जब हम किसी बॉडी को हीट अप्लाई करते हैं ना तो हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका जो है वो ओनली केवल दो ही तरीके हैं। वन इज कॉल्ड एज वर्क एंड अनदर इज कॉल्ड एज हीट। तो वर्क एंड हीट आर नथिंग, यह कुछ नहीं है
वर्क और हीट कुछ नहीं है, दीज आर सिंपली द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ले जाने में अगर आपके पास कोई तरीका है, वो या तो वर्क हो सकता है या तो हीट हो सकता है। रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये मैंने गलती देखी है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या वर्क इज एनर्जी और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा बिल्कुल गलत बोलना है। वर्क इज नॉट एनर्जी एंड हीट इज नॉट एनर्जी, दीज आर सिंपली द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये केवल तरीके हैं, प्रोविजन है जिसकी वसाअत से या जिसकी वजह से आप एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, नथिंग एट ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो वर्क हो या हीट, दीज आर नॉट द एनर्जीज, दीज आर सिंपली द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज। आर यू गेटिंग मी? अब आपको तो पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इसका मतलब कि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात मत करिए। तो यहां पर अगर आपको एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे। अब मसला यह है कि सर चलो मान लिया आपने बता दिया कि वर्क करिएगा, तो मैं वर्क कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब मसला है कि स्टोर कब हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर एनर्जी, एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड, तो वो स्टोर कब हो जाएगी? तो इसके लिए एक और प्रोविजन है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी ने वर्क एनर्जी एंड पावर नहीं पढ़ा है इस प्लेलिस्ट से पहले, तो मैं उसको निवेदन करता हूं कि पहले वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद यहां आ जाइएगा। क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी जो है आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो टॉपिक्स की सीक्वेंस दी गई है ना, चैप्टर्स की सीक्वेंस जो दी गई ना, दैट इज एन अल्टीमेट। क्योंकि जो आप पहले चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो जो दूसरा चैप्टर होता है वहां पर वो पहले से इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब कि उसकी बेस पहले चैप्टर में होती है। सो दैट इज व्हाई 11th में खासकर 11th का जो पूरा 11th की जो पूरी फिजिक्स है, यहां पर आपको सीक्वेंस मद्देनजर रखनी है। कम से कम ए पेपर का तो सीक्वेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ए पेपर का कोई चैप्टर आप अलग से नहीं पढ़ा सकते हैं। जब तक आप पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, उसके बाद आप कहीं भी जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मगर पहले ये चीज सीक्वेंस में पढ़िएगा। तो मैं आज 9th चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि एक कम से कम 5-6 चैप्टर तो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो वो रिवाइज करिएगा या वो पढ़िएगा पहले, उसके बाद यहां आ जाइएगा। क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर में मैंने आपको एक और चीज पढ़ा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? तो यहां पर मैं लिंक देता हूं, तो वो देखिएगा, मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं। तो अब मसला यह है कि एनर्जी को पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर, उसके बाद हम ये वर्ड कह सकते, ये शब्द कह सकते कि ये स्टोर हुई कि नहीं हुई, ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। तो जितनी आप वर्क करेंगे उतनी आप एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला वर्क इज नथिंग, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जितनी आप वर्क करेंगे उतनी आप एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये वाली वर्क या क्या ये वाली एनर्जी जो है, क्या ये स्टोर हुई कि नहीं हुई? उसके लिए आप एक ही चीज याद रखिए, अगर आपने ये वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करी, then and only then this work gets stored in the form of the potential energy. तो हर कोई वर्क यानी कि हर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, कौन सी वर्क पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, यानी कि कौन सी एनर्जी ट्रांसफर जो हुई है वो स्टोर हो जाएगी। ओनली दोज works get stored in the form of potential energy which are done against the conservative force. सर अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने लिंक दे दी, तो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़िएगा पहले। तो फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल मैं देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है ना, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा कि मैंने किस किस का नाम लिया है। तो ये सारे के सारे फोर्सेस जिनकी मैंने एग्जांपल दे दी है यहां पर, सिवाय फ्रिक्शनल फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो तीन तरह या स्प्रिंग फोर्स, ये जो फोर्स है, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स अगर नीचे लग रहा है,
किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और आप वर्क कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये वाली वर्क स्टोर हो जाएगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड तब तक नहीं आएगा। यहां से एक और बात हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल का वर्ड तब तक नहीं आएगा जब तक आप एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और ये एनर्जी ट्रांसफर किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, एक कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक स्टोन है, वो अभी इधर नीचे है, आर गेटिंग मी, ग्राउंड पे है, तो आप मुझे बताइए उस स्टोन के पास तो मास है, अर्थ किधर की तरफ खींचेगी, उसको नीचे की तरफ। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसको ऊपर की तरफ खींचना है। चलो मैं उसको किधर की तरफ खींच रहा हूं, ऊपर की ओर। अब बात समझिए, क्या मैं वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन अपवर्ड डायरेक्शन, आर गेटिंग मी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ, और मैं फोर्स भी अप्लाई किधर की तरफ कर रहा हूं, ऊपर की तरफ। तो जो मैं वर्क कर रहा हूं दैट इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब यह होता है कि आपने एनर्जी दे दी। नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि आपने एनर्जी ले ली। आर गेटिंग मी? जीरो वर्क का मतलब है कि आपने एनर्जी का अदला बदली नहीं करी, आपने एनर्जी ट्रांसफर नहीं करी, क्योंकि वर्क इज नथिंग, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब समझिए, ये पत्थर एक है, मैंने इसको किधर की तरफ खींचा, ऊपर की ओर। समझिए, इसके पास, इस पत्थर के पास तो मास है, अर्थ किधर की तरफ खींचेगी, इसको नीचे की तरफ। तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया, कंजर्वेटिव फोर्स। वो नीचे की ओर लग रहा है, मैं वर्क किधर की ऊपर, किधर की ओर कर रहा हूं, तो ऊपर की ओर। तो व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज द ओनली वर्क, दिस इज द ओनली वर्क। मैं फिर से स्ट्रेस इस पॉइंट पे कर रहा हूं, दिस इज द ओनली वर्क विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बाकी कोई वर्क स्टोर नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। हर कोई वर्क स्टोर नहीं हो जाएगी, हर कोई एनर्जी ट्रांसफर आपको स्टोर नहीं हो जाएगी। जो एनर्जी ट्रांसफर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करेंगे, वही की वही एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब ये कि जो ग्राउंड पे इसकी एनर्जी है, इस पत्थर की, आर गेटिंग मी, जब मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो यहां पर इसके पास बहुत ज्यादा होगी, जो ग्राउंड पे है उससे ज्यादा होगी। कितनी होगी, mgh, वो तो आपने पढ़ा है, mgh, आर गेटिंग मी। तो यहां पर इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर मैं हाथ छोड़ दूं तो नीचे जाएगा, क्योंकि यहां पर इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ग्राउंड के पास कम है, तो दैट इज वाई ये वहां पे जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, दैट गेट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो वापस आ जाएगा, नीचे जाएगा। आर गेटिंग मी? तो ये चीज है। या मैं आपको एक और बात बता दूं, स्प्रिंग है मेरे पास, ये मेरे पास स्प्रिंग है, तो मैं इसको, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूं। बताइए स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स इज विच फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो इधर की तरफ लग रहा है और मैं किधर की तरफ खींच रहा हूं, इधर की तरफ। मैं वर्क करा कि नहीं करा, बिल्कुल करा। किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के। ये जो वर्क मैंने करी, ये जो मैंने एनर्जी ट्रांसफर करी, दिस गेट स्टोर्ड। तो अब आप अपने हाथ को छोड़ दीजिएगा, वो वापस आ जाएगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पर उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि उसके पास एनर्जी जो है स्टोर हो गई, दैट स्टोर गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये वापस आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? कि पोटेंशियल एनर्जी का वो, ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आप वर्क करेंगे, मगर कौन, किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, यहां पर भी आपको पता है, जब हम मॉलिक्यूल्स को, जब हम एक और बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट हैपन इज एक्चुअली डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफॉर्म मतलब बॉडी की शेप चेंज हो रही है, बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है, तो वो तभी चेंज हो जाएगी जब इनके बीच में, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में सेपरेट फोर्सेस है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब आप इधर की तरफ खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूल्स यहां पर अभी तक इक्विलिब्रियम में थे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनके पास लीस्ट एनर्जी है, आर गेट मी? क्योंकि इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, तो बहुत कम एनर्जी है जितनी है उतनी, मुझे नहीं पता कितनी है, बट है, एंड दैट इज वेरी स्मॉल, आर गेट मी? तो इनके पास कुछ एनर्जी है। जब मैंने क्या किया कि मैंने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने इनकी मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा दी। व्हाट विल हैपन? आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक फोर्स आता है वापस, ये बोल रहा है इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जा, जिसको हम बाद में बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। अब मुझे एक बार बताओ, वो रेस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड विच इज इट फोर्स, विच फोर्स इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इस कंजर्वेटिव फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और आप इसको खींच रहे हैं बाहर की ओर, तो आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एंड दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
आर यू गेटिंग मी? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज माशाल्लाह कंजर्वेटिव फोर्स। और जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, वही की वही एनर्जी, वही की वही ओनली वही वर्क स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर उसका नाम देते हैं हम क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? तो सिंपल है, आपको अब पता चलेगा कि इस पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर हम एक बॉडी को खींच लेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, तो बताइए उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो अब हमारा अगला लेक्चर होगा। मगर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम पे है, तो मिनिमम एनर्जी है उनके पास। तो जब मैं उनको खींच रहा हूं तो वहां पर एक फोर्स आ जाता है, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स, एंड वो किसकी वजह से आता है? मॉलिक्यूल्स की वजह से, मॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली होता है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। वो इधर की तरफ लग रहा है और मैं मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ खींच रहा हूं। क्या मैं वर्क कर रहा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को मैं बाहर खींचा, फोर्स अप्लाई किया, वर्क करी, तो वर्क का मतलब मैंने एनर्जी दे दी। मैं इस मॉलिक्यूल को उधर की तरफ खींच रहा हूं, तो जब मैं उधर की तरफ खींच रहा हूं, फोर्स उधर लग रहा है और मॉलिक्यूल उधर डिस्प्लेस हो रहा है। मगर मॉलिक्यूल की इंटरनल टेंडेंसी, जो इच्छा है, वो अंदर की तरफ है, वो चाहता है कि मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आर यू गेटिंग मी? तो आप उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, एंड दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? तो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन निकालेंगे, तो वो मुझे लगता है कि अगले लेक्चर में होगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।